नमस्कार दोस्तों। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए आशंकित है। ऐसे में यह भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न होती है कि भारत इजराइल संबंधों और भारत ईरान संबंधों का एक समग्र पड़ताल किया जाए और यह विश्लेषण किया जाए कि ऐतिहासिक कालखंड से लेकर वर्तमान दौर तक भारत का इजराइल के साथ कैसे संबंध रहे हैं, भारत का इजराइल के साथ कैसे संबंध रहे हैं और इन संबंधों की पड़ताल कर एक व्यवहारिक, एक यथार्थवादी और एक दूरगामी निर्णय लिया जाए कि कैसे जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, जहां लगातार तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है, ऐसे में भारत के सामने कौन कौन से वो रास्ते हैं जो शांति और मानवता के बचाव के लिए ज़रूरी है, जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो आइए आज हम भारत का ईरान के साथ क्या संबंध रहे हैं और वर्तमान दौर तक संपूर्ण संबंधों का पड़ताल करेंगे। भारत का ईरान इजराइल के साथ क्या संबंध रहे हैं, उन सभी संबंधों का एक संपूर्ण पड़ताल करेंगे। हम ऐतिहासिक कालखंड से लेकर वर्तमान स्थिति तक देखेंगे और अंत में यह विश्लेषण कर पाएंगे कि वर्तमान भू राजनीतिक जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो युद्ध की आशंका उत्पन्न हुई है, उसमें भारत को कौन से निर्णय लेना चाहिए और भारत किन किन क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हित को बचाने हेतु प्रयास कर सकता है। बात करें भारत ईरान संबंधों की, तो ऐतिहासिक कालखंड में सिंधु घाटी सभ्यता से हम देख पाते हैं कि फारस की खाड़ी और अरब सागर के मध्य व्यापारिक मार्ग थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम भारत और ईरान के मध्य व्यापार की साक्ष्य को देख सकते हैं। राजनीतिक आयाम में भी हम देखें तो 1950 में ईरान को 1950 में ईरान के साथ मित्रता की संधि की गई और तेहरान घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। ईरान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भू राजनीतिक स्थिति जो भारत को मध्य एशिया तक, भारत को यूरेशिया तक पहुंच प्रदान करती है, अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करती है, इसलिए ईरान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक अवस्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है। आर्थिक संबंधों में भी ईरान जो है वो भारतीयों के लिए वीज़ा जारी नहीं करता, अर्थात भारतीय लोगों के लिए ईरान में कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। और तो और जो व्यापार है वह भी 2.5 बिलियन USD तक पहुंच चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है, गैस है, डिकार्बनाइजेशन है, इत्यादि लक्ष्यों को अगर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अगर पूर्ति करना चाहे तो हमारे लिए ईरान एक मजबूत साझेदार देश के रूप में सामने आता है। संस्कृति में भी हमने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है और फारसी को जो मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण भाषा था उसको हमने शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है और 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी जो है, जो कि ईरान की मुख्य भाषा है, उसको भारत ने मान्यता दी है। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद भारत ईरान संबंधों में अनेक चुनौतियां जो है वह देखी जा सकती है। जैसे अमेरिका के द्वारा परमाणु संबंधों पर पीछे हटने के, जो परमाणु समझौता संधि है उसमें पीछे हटने के कारण जो है उस अमेरिका ने ईरान पर जो है वह प्रतिबंध लगाए थे। इससे भारत जो है वह ईरान से तेल आयात करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना, एक रणनीतिक परियोजना जो चाबहार बंदरगाह है वह भी प्रभावित हुआ है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों से चाबहार बंदरगाह सुरक्षित है, फिर भी कहीं ना कहीं यह हमारे राष्ट्रीय हित के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है कि हम चाबहार बंदरगाह का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में कठिनाई का सामना कर पा रहे हैं। अगर हम भारत ईरान संबंधों को देखें तो चीन की उपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। चीन ने ईरान के साथ 25 साल के लिए व्यापक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
चीन ईरान से तेल भी खरीद रहा है। हम भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल ना खरीद पा रहे हों, लेकिन चीन ईरान से तेल खरीद रहा है। और चीन ने तो समुद्री चीनी जो नेटवर्क है, जो नौ परिवहन है, जो व्यापार है, उसमें एक मजबूत स्थिति जो है वो हासिल कर ली है। और वह ईरान से लगातार समुद्री मार्ग के जरिए जो है वह आयात निर्यात को प्रोत्साहन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत की जो भू सामरिक और जो भू रणनीतिक अवस्थिति है उसको खतरा उत्पन्न हो रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो इजरायली फैक्ट भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसने ईरान का भारत के साथ संबंधों में चुनौतियां लाई हैं, क्योंकि इजरायल भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, मित्र है, और ईरान से जो संबंध है उसको संतुलित करने में जो है यह कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बना है। अगर हम सुरक्षा की भी दृष्टि से बात करें, तो ईरान का हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे कई सारे संगठनों को समर्थन प्राप्त है। ऐसे में भारत का आतंकवाद के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वहाँ हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। जब हम व्यापार की ही बात करें, तो हाल ही में द्वारका के समक्ष एमवी कैंप प्लेटो नाम का एक जहाज़ था, उसे ईरानी जो है वो हथियारों से निशाना बनाया गया था। हालांकि इसके साथ भी अगर हम एक गहन विश्लेषण के तौर पर देखें, तो ईरान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ईरान जो है वो महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरता है, जहाँ प्राकृतिक गैस सहयोग को क्या कर सकते हैं, अपने भारत में जो है आसानी से एक सप्लाई चेन के निर्माण के रूप में ला सकते हैं। तरजीही व्यापार समझौते के ऊपर ध्यान देकर हम ईरानी कृषि वस्तुओं पर शुल्क कम कर हम निर्यात और व्यापार को बढ़ा सकते हैं, और इन सब से हम दीर्घकालिक जो ऊर्जा समझौता है उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ईरान से बुनियादी ढांचा जैसे तेल पाइपलाइन, समुद्री लाइन, इंजीनियरिंग, उर्वरक इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं, और सेवा और व्यापार में सहयोग से हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, और अपनी जो हमारी राजनीतिक और रणनीतिक और भू राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर बना सकते हैं। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों का सहयोग ले सकते हैं, और इन संगठनों के द्वारा हम भारत ईरान संबंधों को और बेहतर बना सकते हैं। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम जो यूरोपियन यूनियन है, जो मध्य एशिया है, उनसे वार्ता कर ईरान के जो ऊर्जा संसाधन है उनको अपने ऊर्जा सुरक्षा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और तो और हम पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए ईरान से आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग और संवाद को स्थापित कर सकते हैं, और जो वैश्विक आतंकवाद है उसके खिलाफ एक मजबूत जो है वह साझेदारी बना सकते हैं और आतंकवाद पर लगाम कस सकते हैं। तो भारत ईरान संबंध बहुआयामी है, और भारत की भू राजनीतिक अवस्थिति के कारण यह, ईरान की भू राजनीतिक अवस्थिति के कारण यह और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां हम भारत इजराइल संबंधों की पड़ताल करेंगे। हम देखते हैं कि 2022 में जो हमारे राजनयिक संबंध हैं ईरान से, इजराइल से, उसके 30 साल पूर्ण होते हैं। इजराइल को हमने मान्यता तो 1950 में ही दे दी थी, लेकिन 1992 तक हम अरब देशों और ऊर्जा ज़रूरतों के ध्यान में रखकर उसे राजनयिक मान्यता नहीं दी थी। लेकिन हमने राजनयिक संबंध 1992 में इजराइल के साथ स्थापित किए, और हम 2022 में इसके 30वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर पाए हैं। अगर हम भारत इजराइल व्यापार की बात करें, तो भारत जो है एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत के साथ इजराइल का 50% से ज़्यादा व्यापार हीरो में होता है। जी हाँ, डायमंड्स में होता है। कोविड-19 के बाद तो हम 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को पार कर चुके हैं,
और तो और हम ऊर्जा, संचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रियल इस्टेट और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। संस्कृति और शिक्षा में भी इजराइल भारत को प्राचीन सभ्यताओं वाला देश मानता है, एक पुरातन और सांस्कृतिक समृद्धि से धनी देश मानता है और भारत को एक वैकल्पिक पर्यटन देश के रूप में देखता है, जहां इजराइल के लोग भारत में निवास कर सकें, छुट्टियां मना सकें और शांतिपूर्ण रह सकें। सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य संगठन के रूप में जो है वो वार्ता कर चुके हैं और आतंकवाद और जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं उन जैसे मोसाद और रो इनसे जो है वो बेहतर तालमेल स्थापित करने के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। रक्षा सहयोग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत का कुल रक्षा आयात का जो इजराइल का जो कुल रक्षा आयात है उसका 40% जो है वो भारत जो है वो निर्यात करता है। अर्थात इजराइल जो अपने सैन्य साजो सामान जैसे विभिन्न प्रकार के जो है, जैसे बराक बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, हेरॉन जो है, सर्चर है, उसके बाद हारोप ड्रोन हो गया, इत्यादि कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सैन्य हथियार है जो भारत को निर्यात करता है और भारत ईरान से उन सब चीज़ों को आयात करता है। तो इजराइल जितनी भी सैन्य सामग्री बनाता है भारत उसका 40% आयात करता है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा है कि भारत किसी देश से 40% सैन्य साजो सामान आयात कर पाए। हम FDI के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और FDI 49% से बढ़ाकर 74% जो है वह कर दी गई है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए इजराइल एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में है। कृषि के क्षेत्र में हम 2021 से लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कम भूमि होने के बावजूद भी इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य किए हैं और भारत को इससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र होने के बाद भी लगातार कृषि में पीछे है। तो हमें इजराइल से सीखना होगा कि किस प्रकार हम विभिन्न तकनीक जैसे मशीनीकरण है, जैसे कृषि जो ऊर्ध्वाधर कृषि है, जो कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रौद्योगिकियां हैं, जो कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के जो उन्नत बीज हैं, उन्नत जो तरीके हैं, उसको हम किस प्रकार सीख सकते हैं। हाल ही में भारत के कुछ किसानों को इजराइल कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था। अगर हम बात करें डेयरी फार्मिंग में भी, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी एक अपार और व्यापक संभावनाएं हम देख सकते हैं। इजराइल के साथ हम विज्ञान के क्षेत्र में भी, खासकर रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और शैक्षणिक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हम इजराइल के साथ एक और महत्वपूर्ण, जिसे नया क्वाड नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका, ये चारों शामिल है। हालांकि भारत इसे सैन्य गठबंधन के रूप में नहीं देखता, लेकिन फिर भी यह ईरान, चीन और रूस के जो एक गठबंधन का जो संभावना है, ईरान, चीन और रूस की जो नज़दीकियां हैं उसको संतुलित करने के लिए हम यह देख सकते हैं कि एक नया क्वाड जो मध्य एशिया के क्षेत्र में विकसित हो रहा है, जहां भारत जो है, जहां इजराइल जो है, जहां UAE है और जहां USA है, आपस में जो है वो एक बेहतर एक मंच पर जो है वो संवाद स्थापित कर पाए और इस भू राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित कर पाए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इजराइल, ईरान दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें अन्य पक्षों की, तो हम देख सकते हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष जो 1950 तक, जहां ईरान जो है वो इजराइल को मान्यता देता था, 1979 में जब वहां इस्लामिक क्रांति होती है और ईरान एक इस्लामिक देश के रूप में उभरता है, वहीं से इजराइल ईरान के बीच संबंधों में दुराव आता है। और फिर 2010 के बाद जब ईरान परमाणु